यहाँ पे नोट कर लेना, ये है एक किसी भी मॉलिक्यूल का वीएम निकालना। तो वीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है बोर मैग्नेट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन ना, टॉ है बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन है ना। इसको ऐसे लिखना, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो बोर मैग्नेट्रॉन है। तो ये मात्रक होता है किसका? हमेशा चुंबकीय आघूर्ण का। किसका होगा ये? चुंबकीय आघूर्ण का, या हम कह सकते हैं उसको मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या है? मात्रक है, यूनिट है ना। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। कौन सा वाला? बोर मैग्नेट्रॉन। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या है? इसकी यूनिट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम निकालना चाहते हैं कि कोई भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो चुंबकीय प्रकृति का है या अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो यहाँ दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक प्रतिचुंबकीय और दूसरा अनुचुंबकीय। ठीक है ना। तो चुंबकीय गुणों में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी, एक प्रतिचुंबकीय जिसको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय प्रकृति में आएगा प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम प्रतिचुंबकीय को देखेंगे तो दो प्रकार से होंगे, पर तीन प्रकार से होंगे। लोह चुंबकीय होता है बेटा इसमें, है ना। तो पहले है प्रतिचुंबकीय जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है। इसे कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होना है बेटा इसने? ये प्रतिकर्षित होते हैं। ये नोट भी करेंगे आप लोग जब, है ना। कैसे होगा? प्रतिकर्षित। ये ध्यान रखना। जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, इनमें क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। यदि हम देखेंगे तो डायमैग्नेटिक में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इनमें क्या होगा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। इनका यदि चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो कैसे होगा? शून्य होगा। कल हमने निकाला भी था, है ना। ऐसे सभी परमाणु अथवा आयन जिनमें क्या होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। और यहाँ पर हम कह सकेंगे कि इनमें क्या होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा इसमें? युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर लिए इसमें कि क्या होंगे। यहाँ पर क्या होगा? जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक। ये क्या होंगे? रिपल्सन होगा इनमें, है ना। यानी कि जो चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? रिपल्सन प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय। जिनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, वो कहलाएगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। जहां पर क्या होंगे? इन जो ये आयन हो या एटम हो, यदि उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? पियर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पियर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, जिसमें पियर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये प्रतिचुंबकीय। जैसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट याद रखना कि डायमैग्नेटिक्स कौन होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। जो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, इनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये है बेटा प्रतिचुंबकीय। यदि आपके पास आता है कि प्रतिचुंबकीय क्या है या डायमैग्नेटिक क्या है, तो आप लोग उसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल भी है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, उनको अभी बताएंगे हम। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव हो गया और दूसरा टाइटेनियम 4 पॉजिटिव हो गया। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास है इसमें अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक्स क्या होते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक के बारे में यदि देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखेंगे, जैसे ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ प्रतिकर्षित लिखा था, तो यहाँ लिख सकते हम आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं। अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। उनको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। इनके पास जो क्या होंगे, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं। और इनके जो परमाणु होंगे या आयन होंगे, इनके पास कम से कम क्या होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। इनके पास क्या होगा, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि सॉरी, वो तो ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इनके पास कम से कम क्या होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर ये परिभाषाओं में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन अनुचुंबकीय पदार्थों को निकालने के लिए या प्रतिचुंबकीय पदार्थों को निकालने के लिए हमने क्या किया था, कल एक फॉर्मूला लिखा था, जो है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था बेटा, कोई बच्चा बता सकता है, किसी बच्चे को याद है चुंबकीय आघूर्ण, बोलो सर। म्यू इज इक्वल्स टू, हाँ, म्यू इज इक्वल टू एन अंडर रूट हाँ अंडर रूट एन एन प्लस टू। एन प्लस टू। देखो यहाँ पर हम चुंबकीय जो आघूर्ण है, जिसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो म्यू से दिखा सकते हैं बेटा, है ना। ये परिभाषा में मिटा देता हूँ। तो हाँ, अब थोड़ा इसका काम है, देखो फिर कल भी बताया था, फिर आज भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम चुंबकीय आघूर्ण क्या निकालेंगे, म्यू और इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, एन एन प्लस टू। ये है बेटा इसका फॉर्मूला, है ना। सॉरी। और यहाँ पर एक चीज जानने की ये है, म्यू तो हमारे पास क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। एन क्या है, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो लिख रहे हैं अपने यहाँ। किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम उनको लिख सकते हैं। तो ये आएगा स्मॉल एन, ठीक है। तो अब हम म्यू यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो, तो कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अब मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, स्कैंडियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज लिया था, है ना। चलो स्कैंडियम को छोड़ करके, क्योंकि स्कैंडियम तो मैंने कल बता दिया था। मान लीजिए हमने कहा जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसको हम चेक करते हैं, क्या यह एग्जांपल किसका है, पैरामैग्नेटिक का है, पैरामैग्नेटिक
या डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? यदि हम पैरामैग्नेटिक को देखेंगे, पैरामैग्नेटिक मीन्स प्रतिचुंबकीय, और डायामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय, है ना? तो किस प्रकार से निकल सकते हैं? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने ये अनुचुंबकीय है, ध्यान रखना। और ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। मैं उल्टा तो नहीं बता रहा हूँ इसको, है ना? प्रतिचुंबकीय, याद रखना, प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना? अब यहाँ यदि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ऐसे ये तो 30 का हुआ, लेकिन इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहां से निकलेंगे बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन? सर 4s से। ये ध्यान रखना, बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि याद रहे आपको, है ना? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये जीरो हो गया। अब यहाँ देखो डी वाले कक्षक में क्या है? डी के कितने कक्षक होते हैं? 5। देखो 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो बेटा, ये इसमें एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। अब यदि इसमें देखेंगे तो डबल हो जाएंगे। ये देखो इसमें क्या हो रहा है? डबल होते चले जा रहे हैं, देखो इस टाइप से। अब जब ये डबल हो गए बेटा, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? म्यू निकाल सकते हैं। म्यू म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा और जीरो, क्योंकि इसमें क्या है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहां जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा फिर ब्रैकेट के अंदर? 0+2 n है ना, n, ये n की जगह हम जीरो रख रहे हैं, देखो n की जगह। तो यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये तो जीरो के साथ दो जोड़ेंगे तो 2 गुणा गए 0, और इस पर रूट लगा देंगे। 2 के साथ जब 0 का गुणा हो जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो जिसका जीरो, यदि यहाँ पर क्या आएगा? चुंबकीय आघूर्ण जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? ये हमारे पास प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना? प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक ये हो जाएगा। स्कैंडियम जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो डायमैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक। तो इसको हमें इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? प्रत्येक मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। स्कैंडियम तो हमने ले लिया था। दूसरा क्या था बेटा? इसमें Ti4 था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब और देखते हैं, और मॉलिक्यूल देखते हैं जो प्रतिचुंबकीय भी हो सकते हैं। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को पास करके लिए। कौन सा वाला दिया था बेटा? इसमें लिखते हैं Cr3 पॉजिटिव, इसका निकालो तो बेटा। क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब इनमें देखना है Cr3 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव, इनमें किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है? इसमें हम चेक करेंगे कि इनमें चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा है, ठीक है? इन दोनों को देखो, Cr3 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव। ये निकालो बेटा। अब ऐसा नहीं मैंने पूछा कि प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, इनका चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा होगा? ये बताना है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय है और किसका। हो गया बेटा? तो हो जाना चाहिए। क्रोमियम 3 पॉजिटिव
और दूसरा है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। सर दोनों ही डायमैग्नेटिक है। दोनों ही डायमैग्नेटिक, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों डायमैग्नेटिक है। दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक, यानी क्या है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा इसमें प्रतिचुंबकीय। और बच्चे भी बताए बेटा। दोनों ही डायमैग्नेटिक है। इनका जो हमारे पास ये आ रहा होगा बीएम, बीएम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटोन कभी पूछ सकता बेटा आप लोगों से बीएम का पूरा नाम क्या है। नहीं हो पा रहा, चलो मैं क्रोमियम, देखो मैं क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, और जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद तब हम देखते हैं। देखो जैसे मैंने क्रोमियम का लिखा बेटा, Cr क्रोमियम का होता है 24, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, 4 होना चाहिए था, यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ, है ना, ये वाला होता है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले लेता है। तो इसमें 3 पॉजिटिव का है, 3 पॉजिटिव का मतलब इसमें से 3 पॉजिटिव चार्जेस निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा 4s0 हो जाएगा। इसके लिए यदि बाकी देखेंगे तो वही उतार लेंगे, देखो 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s0 हो जाएगा, और 3d कितना जाएंगे 3। अब d में 3 है तो इसका मतलब उसके पास क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ते हैं 1 2 और 3, है ना। अब यहां देखेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 पॉजिटिव है, एक यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां पर होगा 3d 4, यहां पर कितने होंगे, वैसे एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं बेटा। देखो इसके पास क्या होगा, 3 अनपेयर्ड है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कम होगा, इसके पास देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, है ना। लेकिन हमें निकालना भी चाहिए, निकालना कैसे है, देखो इस पहले वाले के लिए निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, ये फॉर्मूला है, एन की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ एन बराबर क्या लिखेंगे, देखो एक हो गया 2 3, 3 हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 और 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे, है ना, 5 दूना 10, अंडर रूट क्या निकालेंगे 10, 10 का अंडर रूट निकालेंगे, है ना, हमारे पास क्या आएगा 10 का अंडर रूट निकाल सकते हैं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो ये लगभग लगभग आएगा 3.87 के लगभग। अंडर रूट निकालना मैंने कल सिखाया था आप लोगों को कैसे कैसे निकाला जाता है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरे के लिए यदि हम इस दूसरे के लिए लिखो, ये आया हमारे पास Cr3 पॉजिटिव के लिए, किसके लिए आया, Cr3 पॉजिटिव के लिए। अब Cr क्रोमियम 2 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये आया इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और 4 4 प्लस 2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6, 4 2 6 हो जाएगा, 6 का दूना 12, यानी कि अंडर रूट कितना आएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 का अंडर रूट यदि हम निकालना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा लगभग 4.90 के लगभग। और इनके आगे हम लिख सकते हैं बी एम, बी एम का मतलब क्या होगा, सब बताओ बेटा, बी एम, बी एम का मतलब बताओ,
जल्दी बताओ, मैंने बताया था शुरू में। बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन क्या है बेटे? बोर मैग्नेटोन। तो इस प्रकार से हम बोर मैग्नेटोन के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका है। इन दोनों में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसका ज्यादा है, इसका कम है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। निकल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक और है बेटा। एक तो हमने पढ़ा कौन सा वाला, प्रतिचुंबकीय, दूसरा हमने अनुचुंबकीय पढ़ लिया, और तीसरा इसमें है और वह है लोह चुंबकीय। तो उसको लोह चुंबकीय पदार्थ से देख सकते हैं। इसको मिटा दो, ये हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो है लोह चुंबकीय। एक जैसे हमारे पास चुंबकीय गुण था, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लोह चुंबकीय। एक लोह चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। लोह चुंबकीय, ये क्या होते होंगे बेटा? लोह चुंबकीय किसी को मालूम है? लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक। क्या होता है बेटे फेरोमैग्नेटिक? देखो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय गुण बहुत अत्यधिक होता है जिनमें जिनमें क्या होगा? अनुचुंबकीय गुण अत्यधिक होगा। कैसा गुण? अनुचुंबकीय, जिनमें अनुचुंबकीय गुण जो है अत्यधिक होगा। अनुचुंबकीय का मतलब क्या हुआ बेटा? अनुचुंबकीय का मतलब हुआ पैरामैग्नेटिक, जिनके पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अधिक होती है, ठीक है ना, अत्यधिक होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होंगे? अत्यधिक, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रति क्या होंगे? अत्यधिक आकर्षित होने वाले होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये अत्यधिक आकर्षित होते हैं। किसमें होते हैं बेटा आकर्षित? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, आकर्षित होते हैं। तीसरा इसमें यदि देखेंगे कि जैसे हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से हटा देते हैं, तो उनमें क्या होता है? चुंबक का गुण आ जाता है ना। और कैसे चुंबक? एक जैसे स्थायी चुंबक है उसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कई चीजों को देखा होगा आप लोगों ने कि हमने मान लीजिए एक पेंचकस लिया और पेंचकस को हमने थोड़ी देर चुंबक पे लगा के रखा, तो क्या होता है? वो पेंचकस चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, स्थायी चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो उस इस ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं उनको? फेरोमैग्नेटिक, है ना। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा कौन कौन से? जैसे हमारे पास यदि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे? एग्जाम्पल में होता है एक आयरन में ऐसा गुण होता है, आयरन में लोहे में, ठीक है ना। दूसरा कोबाल्ट में होता है, कोबाल्ट भी ऐसा होता है। निकल, इसमें वैसे गुण होता है, ठीक है। निकल के अलावा क्या हो सकता है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe3O4 इसमें होता है। मैग्नीज में होता है, इसमें होगा मैग्नीज। इस प्रकार से क्या होगा? इनमें ये लोह चुंबकीय गुण होते हैं। एक तो ये चुंबकीय जो अनुचुंबकीय गुण इनमें अत्यधिक होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। और तीसरा क्या होता है कि जब हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगे, जब उसको हटा देते हैं तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा इसका वो है रंगीन आयन, कलर्ड आयन। तो कलर्ड आयन क्या होते हैं?
मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं यदि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार का कलर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखोगे तो संक्रमण जो तत्व है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे, जो संक्रमण तत्व होंगे ये अधिकांश ठोस अवस्था हो चाहे विलयन अवस्था हो सभी में रंगीन होते है ना। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है बेटा, कलर्ड होते हैं इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। सॉलिड हो लिक्विड हो इन दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो चाहे रंगीन अवस्था हो, विलयन की अवस्था सॉरी लिक्विड अवस्था हो या सॉल्यूशन स्टेट में, है ना। इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में। तो दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है ना। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक के जो तत्व थे, एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता था, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके बीच में रहता है ना, ये डी ब्लॉक यहाँ पर बीच में रहता है, इधर की तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट रहता है, इधर की तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट बीच में रहता है। तो ये कहता है इन दोनों के गुणों से भिन्न गुण है, ठीक है ना, अलग गुण है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये अधिकांश क्या होते हैं, वे आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। जैसे मान लीजिए जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हमारे पास होगा D0, S0 और D10, 10 वाला भी, है ना। जो D10 वाला है ये भी क्या होंगे बेटा, और S2, ये जिनमें D0 होगा, S0 होगा, D10 होगा, S2 होगा, ये क्या होंगे, ये रंगहीन होते हैं। ये होता है प्राय क्या होता है, रंगहीन होते हैं। तो देखो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या फायदा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन से रंगीन है और कौन से रंगीन नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हमें पता लग जाएगा। देखो जिनमें D0 होगा, S0 होगा, D10 होगा, S2 होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, इनमें कलर नहीं होगा, है ना। और जिनमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर क्या होंगे बेटा, जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो कलर्ड होंगे, रंगीन होंगे, वो होंगे कलर, ठीक है ना। अब हम वो आयन के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको, है ना। चलो एक बार फिर वापस इसमें जाते हैं। देखो यहाँ पर है स्कैंडियम, और स्कैंडियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 है ना। तो अब 21 में से 3 चले गए तो हम पहले 21 लिख लेते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या होगा, 0 होगा, और 3d क्या होंगे, 3d भी 0 होगा। देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे पास कितने थे, 21 थे, और हमने देखो 3 चले गए तो 18 बचने चाहिए। देखो तो ये 10 ही हो गए, 18 हो गए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। हमने यहाँ देखना है, देखो D0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कैसा होगा, कैसा होना चाहिए इसको, कैसे होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, बताओ बेटा। यहां पर देखो ये सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, युग्म बना रहा है, और इनमें क्या है, संख्याएं 0 हो गई। देखो एस डी हमारे पास 0 होगा, तो इसको ये होगा बेटा कलरलेस या रंगहीन, ठीक है, अंजलि ने बता दे, ये कैसे होगा बेटा, रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा। इससे पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है, डी में 0 हो गया।
चलो दूसरा आप लोग बताएंगे मुझे। एक है टाइटेनियम और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसका होता है टाइटेनियम क्या होता है बेटा? सर 22। 22। बस देखो इसमें देखो, यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। देखो कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, सर 3s2। कलरलेस होगा। कलरलेस होगा बेटे? चलो अभी देखते हैं। 3p6, 4s क्या होंगे, 0 हो जाएगा, 3d 1 बचेगा, क्योंकि 22 है ना, तो 22 यहाँ क्या होगा, देखो 2 यहाँ पर होने थे और 2 यहाँ होने थे, अब 3 चले गए, 3 पॉजिटिव चार्ज चले गए, तो 2 तो यहाँ से चले जाएंगे, 1 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो डी के पास देखो बेटा ये क्या है, डी के 5 कक्षक होता है ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा। कैसे होगा, कलर्ड, रंगीन होगा। कैसे होगा, रंगीन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटे जो हमें सीख लेनी चाहिए। एक तो कलर्ड आयंस कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाला जा सकता है। इनके रंगों के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जैसे आप लोगों, ये तो समझ गए ना आप लोग कैसे कैसे निकाल रहे हैं, कलर्ड कैसे निकाल रहे हैं। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कलर्ड के संबंध में। वो कहता है कि मान लीजिए श्वेत प्रकाश, आपने देखा होगा सूर्य का कैसा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, लेकिन हमें कुछ वस्तुएं सफेद रंग की दिखाई देती। सफेद रंग की वस्तुएं कौन सी दिखाई, कौन सी वाली होंगी? सफेद वो पदार्थ दिखाई देगा जो सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा। कितने रंग होते हैं इसमें, 7 रंग, ठीक है ना। और उन सातों के सातों रंगों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो सफेद रंग दिखाई देगा। ठीक है ना, कैसे दिखाई देगा बेटा, कि जो सारे रंगों को क्या कर देगा, अवशोषित करेगा, वो कैसे दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। मान लीजिए हमें स्क्रीन सफेद दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है सूर्य के जो 7 रंग हैं वो सबको अवशोषित कर दे रहा है। ये और आप लोगों ने पढ़ा होगा। और हमें काला कौन दिखाई देगा, काला, जो काला यदि रंग दिखाई देगा, मान लीजिए हमने काला कोई पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉरी मैं उल्टा कह रहा था थोड़ा, जो मैंने गलत कह दिया बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको रिपीट कर देंगे, उसको गलत लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखो जो सारे रंगों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, उन्हें अवशोषित नहीं करेगा। जो सारे रंगों को, 7 रंग हमारे पास है, उन 7 के 7 रंगों को अवशोषित नहीं करेगा, जो वो होगा सफेद। सारे रंगों को वापस भेज देना, है ना, जो बिब्योर में होता है। और जो सारे रंगों को अवशोषित करेगा वो काला होगा। ठीक है ना, ये उल्टा हो गया था थोड़ा सा। अवशोषित करेगा, जो अवशोषित करेगा पूरे सारे रंग को अवशोषित कर देगा, वो काले रंग का दिखाई देगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, कुछ क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसने बैंगनी रंग को अवशोषित किया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, मान लीजिए कौन से रंग को अवशोषित किया, बैंगनी रंग को। हमारे पास 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो जैसे हमारे पास विबग्योर के नाम से होता है। कैसे होता है, विबग्योर, देखो वी ग्योर ऐसे लिखा जाता है इसको, है ना, विबग्योर। और इस विबग्योर को में 7 रंग है। देखो वी का, इस वी का मतलब क्या होगा, कौन सा कलर होगा, वायलेट कलर होगा। कैसे होगा, वायलेट कलर। आई का मतलब होगा इंडिगो, ठीक है ना, इंडिगो
ब्लू कह सकते हैं इसको। उसके बाद आएगा बी का मतलब हो गया ब्लू, और जी का मतलब हो गया ग्रीन, और वाई का मतलब क्या हो गया येलो, येलो कलर हो गया, है ना। और ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, एंड आर का मतलब हो गया रेड। ये 7 कलर होते हैं बेटा, है ना। इन 7 कलर को यदि अवशोषित कर लिया तो समझ लेना वो पदार्थ हमें कैसे दिखाई दे रहा है, काला रंग का दिखाई दे रहा है। और जो सातों के सातों को अवशोषित नहीं करेगा वो सफेद दिखाई दे रहा है। लेकिन इनमें से यदि किसी ने बैंगनी रंग को अवशोषित कर लिया, है ना, तो उसका कलर कैसे दिखाई देगा, हरे पीले रंग का दिखाई देगा। देखो ये पूरित कलर है इसका, हरे पीला, ये पूरित कलर है ना, ये पूरित कलर है। बैंगनी को अवशोषित किया लेकिन हमें दिखाई दे रहा है हरा पीला, ठीक है ना। यदि नीले रंग को अवशोषित कर लिया, माना नीला रंग उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो बस तो हमें पीला दिखाई दे रहा होगा। जो कलर वो अवशोषित है, नीला हरा, यदि नीला हरा को क्या करेगा, नीला हरा अवशोषित करेगा तो हमें लाल रंग दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, लाल, जब नीले हरे को। ऐसे ही पीला हरा, यदि मान लीजिए उसने पीला और हरे रंग, पीला हरा रंग को अवशोषित किया तो हमें दिखाई देगा बैंगनी। ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यदि कोई पीला रंग अवशोषित कर रहा होगा, कोई पदार्थ पीला रंग अवशोषित कर रहा होगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, गहरा नीला दिखाई देगा, सॉरी गहरा हो गया, गहरा नीला रंग, ठीक है। यदि कोई नारंगी रंग को अवशोषित करता है तो कैसे दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देगा। और यदि लाल को अवशोषित करता है तो ये पूरक रंग है बेटा, तो कैसे होगा, नीला हरा में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, नीला हरा। इस प्रकार से कलर क्या होंगे, ये कलर क्या हो रहे होंगे, अवशोषित हो रहे होंगे, और ऐसा हमें दिखाई दे रहा होगा, ये पूरक रंग है, ठीक है ना। इन विवियोर में से ये रंग क्या हो रहे होंगे, अवशोषित हो रहे होंगे पदार्थ द्वारा, और ऐसा हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा कल हम और डिटेल में बताएंगे बेटा, स्प्लिटिंग के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से इसमें स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना, को कल बताओ।